हेलो स्टूडेंट, आज हम इस कालखंड में कॉपर के धातु कर्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कॉपर, जिसे अपन तांबा भी कहते हैं, उसका हम किस प्रकार से निष्कर्षण करेंगे इसके बारे में हम समझेंगे। पूर्व कालखंड में धातु कर्म के बारे में हम समझ चुके हैं। धातु कर्म का सीधा सीधा मतलब है कि अयस्क से हमको शुद्ध धातु प्राप्त करना है, तो उसमें जितने भी पद लगते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, हम इसको एक साथ क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम कॉपर के अयस्क के बारे में पहले देखते हैं और उन अयस्कों से हम किस प्रकार से तांबा का निष्कर्षण करेंगे इसको आगे हम समझेंगे। तो पहला अपन लेते हैं इसमें कॉपर के अयस्क। जिसमें मुख्य से 5 अयस्क होते हैं। इसमें से पहला नाम है रूबी कॉपर। ये ऑक्साइड के रूप में होते हैं। इसको अपन और दूसरे नाम से क्यूप्राइड भी कहते हैं। और इसका सूत्र है Cu2O, अर्थात कॉपर जो है ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है। दूसरा कॉपर ग्लांस। इसका सूत्र है Cu2S। कॉपर जो है वह सल्फाइड के रूप में पाए जा रहे हैं इसमें। इसका नाम है कॉपर ग्लांस। यहाँ पर कॉपर सल्फाइड नहीं कहना अपन को, नाम के आधार पर अपन इसको कॉपर ग्लांस कहेंगे। तीसरा एक सल्फाइड, 2 प्रकार के इसमें, आयरन के भी सल्फाइड हैं और कॉपर के भी सल्फाइड, जिसको अपन यहाँ पर नाम के आधार पर अपन कहते हैं इसमें कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट, इसी को और चेल्को पाइराइट भी कहते हैं। और इसका सूत्र है CuFeS2। इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CuS भी है और FeS भी है, यानी कॉपर के भी सल्फाइड हैं और आयरन के भी, 2 मिश्रित सल्फाइड हैं, लेकिन कॉपर की सल्फाइड की मात्रा ज़्यादा है, यानी कॉपर, और आयरन जो सल्फाइड के रूप में है इसकी मात्रा कम है। इस प्रकार से तीसरा नाम है कॉपर पाइराइट। चौथी जो अयस्क है उसका नाम है मेलेकाइट। इसका सूत्र है कॉपर कार्बोनेट, और साथ ही साथ इसमें कॉपर के हाइड्रोक्साइड भी हैं, जो कि यहाँ पर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ये कॉपर के कार्बोनेट हैं। तो इसमें कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है और हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम के दृष्टि से अपन देखेंगे तो पहले इसमें अधिकांश जिसकी प्राथमिकता वो कार्बोनेट के रूप में, लेकिन कुछ मात्रा में हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, लेकिन यह सम अणु मिश्रण के रूप में समान मात्रा में है, यानी दोनों हैं, कार्बोनेट भी और हाइड्रोक्साइड भी है इसमें। 5वां जो नाम है इसका नाम है एज्यूराइट। इसमें कार्बोनेट भी है और हाइड्रोक्साइड भी हैं कॉपर के, लेकिन इसमें अनुपात की दृष्टि देखेंगे कि 2 अनुपात में कॉपर कार्बोनेट और 1 अनुपात, यहाँ पर इंटू इस प्रकार से इसके साथ में जुड़ा हुआ है, कॉपर के हाइड्रोक्साइड भी हैं। ये मुख्य रूप से 5 अयस्क होते हैं, जिसमें से कॉपर का जो पाइराइट है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि हम कॉपर का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से करते हैं। ठीक है, मुख्य अयस्क क्या है इसका? कॉपर पाइराइट, जिसका सूत्र है CuFeS2, और यहां से हमको कॉपर का निष्कर्षण करना है इसमें। तो पहले चलते हैं अपन इसमें धातु कर्म के पद में। तो मुख्य रूप से यहाँ पर कौन कौन से पद हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पर समझना है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे।
चलें अपन इसमें प्रारंभ करते हैं। कॉपर के पाइराइट, जिसका अपन नाम देते हैं इसमें कॉपर पाइराइट। से कॉपर का निष्कर्षण। कौन कौन से पद होंगे, इस पद पर हम थोड़ा सा इसमें विचार करेंगे। इसमें 5 पद होते हैं। पहला अयस्क का सांद्रण, यहाँ पर केवल अपन हेडिंग डाल रहे हैं इसमें, पहले इसके बारे में फिर विस्तार से समझेंगे। इसमें सांद्रण करना है अपन को कॉपर पाइराइट का। दूसरा, सांद्रण के बाद यहाँ पर प्रक्रिया होगी भर्जन। तीसरा पद, भर्जन के बाद है प्रगलन। और चौथी जो पद है वह है बेसेमरीकरण। और 5वां और अंतिम पद है शोधन। ये 5 पदों में कॉपर के पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण पूर्ण होगा। इसमें तो एक एक पदों पर हम यहाँ पर इसको विस्तार से समझेंगे। तो पहला चलते हैं अपन इसमें सांद्रण पद। कॉपर पाइराइट का पहले सूत्र अपन देख रहे हैं, और CuFeS2 ये सूत्र है कॉपर पाइराइट का। तो यहाँ पर यह सल्फाइड के रूप में पाया है कॉपर, और जब सल्फाइड होगा तो सांद्रण कौन से विधि के द्वारा होता है, इसके बारे में समझ चुके हैं अपन, झाग उत्प्लावन विधि। तो सांद्रण होगा इसमें झाग, या इसी को अपन कहते हैं फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा हम कॉपर पाइराइट का सांद्रण करेंगे। तो झाग उत्प्लावन विधि में क्या क्या पद होते हैं या किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, इसको अपन थोड़ा सचित्र समझने का प्रयास करें इसमें। तो यहाँ पर एक आयताकार टंकी होती है। इस आयताकार टंकी में यहाँ पर बारीक पिसा हुआ जो कॉपर पाइराइट है, इसको अपन चूर्ण को यहाँ पर लेते हैं। इस टंकी में बारीक पिसा हुआ अयस्क, इसको चूर्ण को लेंगे इसमें, और इसमें जल और तेल के रूप में यहाँ पर हम मुख्य रूप से कौन सा तेल का प्रयोग करते हैं, चीड़, यूकेलिप्टस, तारपीन तेल आदि किसी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से यहाँ पर मैं चीड़ लिख दिया हूँ। ऐसे तारपीन तेल भी लिख सकते हैं या यूकेलिप्टस तेल भी लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पर जो बारीक पिसा हुआ अयस्क है, इसको हवा के द्वारा इसमें झाग उत्पन्न करना है। तो हवा भेजने के लिए इस प्रकार से एक नली लगी हुई है, इसमें तेजी से हवा को फूंका जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर छोटे छोटे छेद होते हैं, जैसे चित्र के अनुसार में, चित्रानुसार हम इसको समझा रहे हैं। अब हवा जो है चारों तरफ इस प्रकार से बुलबुले बनेंगे। अब बुलबुले बनने पर तेल, चीड़ का तेल आदि होने के कारण से यहाँ पर झाग बनते हैं, और ये जो झाग है इस प्रकार से ऊपर में तैरने लगते हैं, और ये स्थायी झाग होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस चीड़ का तेल या हम इसको तारपीन का तेल आदि का प्रयोग करते हैं, यानी जो झाग बनता है वह स्थायी बनते हैं। और इस प्रकार से झाग के साथ में जो पाइराइट अयस्क है वह ऊपर तरफ तैरने लगती है इसमें, और उसमें जो अपद्रव्य होते हैं, खास करके मिट्टी, धूल, ये सभी नीचे में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से हम
चित्र की दृष्टि से हम नीचे में इस प्रकार से बना सकते हैं। ये है यहाँ पर अपद्रव्य, व्यर्थ की अशुद्धि, जैसे धूल, मिट्टी आदि जो व्यर्थ की अशुद्धि है सब नीचे बैठ जाती हैं, और इस प्रकार से अयस्क का क्या हो जाता है, सांद्रण हो जाता है। और इसको अपन चम्मच के माध्यम से झाग को हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं इसमें। तो यहां पर जो अयस्क है इसमें अधिकांश अपद्रव्य क्या हो चुके हैं, निकल चुके हैं इसमें। अब इस जो अंत में हमको यहाँ पर झाग के साथ प्राप्त हो रहा है उसको हम सांद्रित अयस्क कहते हैं। सांद्रण के पश्चात जो अयस्क प्राप्त होगा उसे क्या कहते हैं, सांद्रित अयस्क। तो यहाँ पर जो अयस्क है इसको नाम के अनुसार इस प्रकार से अलग से समझने का प्रयास करें। इसको क्या कहेंगे, अब झाग बनने के बाद में इसको सांद्रित अयस्क कहा जाएगा। अब इस सांद्रित अयस्क को आगे की प्रक्रिया के लिए हम लागू करेंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से निथार लेते हैं, इसमें निथार करके इसको दोनों को अलग कर लेंगे। अब दूसरे पद के बारे में हम देखते हैं। इसमें दूसरा पद है, इसमें सांद्रण के पश्चात क्या होता है, इसका भर्जन। क्योंकि हम भर्जन के बारे में समझ चुके हैं कि सल्फाइड अयस्क जब होते हैं तो उसका भर्जन प्रक्रिया होती है। यदि कार्बोनेट या ऑक्साइड होते हैं तो उसका निस्तापन होता है। तो चूंकि यहाँ पर ये सल्फाइड अयस्क हैं और सल्फाइड अयस्क के कारण से ही हम झाग उत्प्लावन विधि का उपयोग किए थे इसमें। तो दूसरा पद हेडिंग डाल देंगे इसमें, भर्जन। जिसको अंग्रेजी में हम रोस्टिंग कहते हैं। तो क्या करेंगे, संक्षिप्त में समझ लें अपन। जो सांद्रित अयस्क है उसको वायु के आधिक्य में क्या करते हैं, इसमें गर्म करते हैं एक खुले भट्टी में लेकर के, परावर्तनी भट्टी। इसको पहले अपन चित्र के माध्यम समझें। इस प्रकार से यहां पर एक परावर्तनी भट्टी है। ये ईंटों की बनी होती है। और यहां पर जो सांद्रित अयस्क है इसको हम यहां पर लेंगे और इसको गर्म करने के लिए यहां पर ईंधन के लिए जगह है। यहां पर ये ईंधन है और यहां पर एक उसके छत होते हैं और इस छत से ये जो गर्म वायु है या जो ज्वाला निकल रही है ईंधन के रूप में, ये इस प्रकार से टकराती है। टकराने के पश्चात फिर से नीचे तरफ ऐसे आती है और ऊपर उठ करके चली जाती है। इसमें परावर्तन इसीलिए कहते हैं इसको। और इस प्रकार से ऊपर तरफ जो भी गैस बनेगा, व्यर्थ गैस, इस प्रकार समझा रहे हैं इसको, व्यर्थ गैस के लिए मार्ग है। और ये यहाँ पर हम लिए हैं अपन अयस्क को, सांद्रित अयस्क। इस पूरे उपकरण का नाम, उपकरण माने भट्टी जो बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं अपन, खुली भट्टी या परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी या खुली भट्टी, इस पर भर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। तो समीकरण की दृष्टि से देखें अपन किस प्रकार से परिवर्तन होंगे। अभी तक यहां पर जो सूत्र है उसको पहले लिखते हैं अपन, अयस्क का CuFeS2, यह पाइराइट अयस्क जिसका सांद्रण हो चुका है, सांद्रित हो चुका है। अब इस सांद्रित अयस्क को वायु, यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है गर्म करने के लिए वायु के आधिक्य में। तो वायु का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, रासायनिक दृष्टि से।
और इस परावर्तनी भट्ठी में लेकर के हम क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं। कितना गर्म करेंगे, इतना गर्म करें कि धातु जो है पिघल न पाए, ठीक है ना। ये भर्जन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन होंगे देखिए, पहले तो टूटेगा ये, ठीक है ना। अभी जो CuFeS2 जो दोनों एक साथ में है, कॉपर के भी सल्फाइड और आयरन के, वो दोनों पहले अलग अलग हो जाएंगे। तो ये कॉपर के भी सल्फाइड बनेगा और आयरन के भी सल्फाइड बनेंगे इसमें। और सल्फर जो है वह सल्फर के ऑक्साइड के रूप में मुक्त होते हैं, ठीक है। ये पहला काम हो जाएगा कि दोनों जो ऑक्साइड हैं, ये सल्फाइड जो अभी एक साथ मिश्रित हैं, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लें, ये जो कॉपर है यह Cu2S के रूप में, जिसको अपन क्यूप्रस कहते हैं, ठीक है ना। क्यूप्रस सल्फाइड के रूप में माने अलग हो रहा है इसमें। अब समीकरण थोड़ा संतुलित कर लें। इसमें 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन बराबर है। कॉपर देखें यहाँ पर 2 है दाईं ओर, यहाँ पर 1 ही है बाईं ओर, इसको 2 से गुणा कर दें। अब आयरन भी बाईं तरफ 2 हो गया, दाईं तरफ भी 2 कर लें, 2 से गुणा कर दें। सल्फर अब देखिए बाईं तरफ 4 हो गया, 2 दूनी 4, दाईं तरफ भी 1 और 2 3, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से पहले क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। आगे देखिए वही जो भी अलग अलग सल्फाइड हो गए हैं, कॉपर के भी सल्फाइड हैं और आयरन के भी सल्फाइड, क्योंकि वायु की अधिकता हो रही है, यानी और ऑक्सीजन है उसके साथ पुनः क्रिया होती है, और क्रिया होने पर क्या बनेगा, इसी को लिखा हूं मैं, ये जो बना हुआ है Cu2S और Fe, आगे और क्रिया हो रही है इसमें। तो क्या बनेंगे यहाँ पर, ये जो सल्फर है वह ऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है, तो सल्फर के डाइऑक्साइड बनते हैं। और कॉपर यहाँ पर बचा हुआ है और ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में है, तो ऑक्सीजन जो है कॉपर से भी क्रिया करती है, तो इस प्रकार से कॉपर के ऑक्साइड बनते हैं, जिसका सूत्र है Cu2O। ऐसा ही Fe के साथ में जो सल्फर है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो सल्फर के डाइऑक्साइड बनते हैं, और अंत में जो धातु है वह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आयरन FeO फेरस ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाते हैं इसमें, ठीक है। ये प्रक्रिया हो गया भर्जन की प्रक्रिया। अभी तक क्या सार मिला अपन को, अब समीकरण थोड़ा संतुलित कर लें। दाईं ओर 3 ऑक्सीजन है, बाईं तरफ 2 है, उसको बराबर करने के लिए 3 गुणा कर दें अपन, 3 6 हो गया यहाँ पर। इस प्रकार से इसको विषम को सम कर लें अपन, 2 से गुणा कर दें, ठीक है ना, Cu2 को। अब इस प्रकार से कॉपर की मात्रा 4 हो गया, 2 से गुणा कर दें बाईं ओर, 4 हो गया। सल्फर की संख्या देख रहे हैं यहाँ पर, बाईं ओर 2 हो गया, दाईं तरफ भी 2 करना है, 2 से गुणा कर दें। इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 से गुणा करने पर ट्वाइस SO2 हो जाएगा इसमें। ये समीकरण पूर्ण हो गया, बैलेंस हो गया। आगे चलें अपन इसी प्रकार से दूसरे समीकरण, इसमें भी दाईं ओर 3 ऑक्सीजन है Fe वाला में, बाईं ओर 2 है, तो इसको पहले समान करने के 3 गुणा कर रहे हैं। अब आगे इसको 6 करना है, 3 दूनी 6, दाईं ओर इसको सम को पहले विषम कर लें, सॉरी विषम को सम कर लेते हैं अपन, एक वाले को 2 से गुणा कर लेते हैं। अब 2 आयरन हो गया, बाईं ओर भी 2 से गुणा कर दें। सल्फर की संख्या 2 हो गया बाईं ओर, दाईं ओर भी 2 से गुणा कर दें। इस प्रकार से ये समीकरण बैलेंस हो गया। तो सार में ये समझ सकते हैं अपन, जो अभी भर्जन हुआ है उसमें हमको कॉपर जो है ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुए हैं, और आयरन भी किस रूप में प्राप्त हुए हैं, ऑक्साइड के रूप में, क्योंकि भर्जन या निस्तापन दोनों में अयस्क ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते हैं। और इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको अपन थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं अपन। परिवर्तन की दृष्टि से सामान्य क्या क्या परिवर्तन हुए इसमें भर्जन की प्रक्रिया में, तो यहाँ पर जो अयस्क है वह ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो गया। ये सर्वप्रथम पहला परिवर्तन हो रहा है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर कॉपर सल्फाइड था वो कॉपर ऑक्साइड बन गया, आयरन का भी सल्फाइड था वह आयरन के ऑक्साइड में बदल गया इसमें। दूसरा परिवर्तन यहाँ पर जो नमी रहता है वह क्या हो जाता है यहाँ पर दूर हो जाएगा, जब गर्म करेंगे सब निकल जाएंगे इसमें, ये दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन देखेंगे अपन, जो सल्फर है वह सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जितने भी सल्फर हैं सल्फर डाइऑक्साइड बन करके निकल जाएंगे अधिकांश। अब आगे चौथा जो परिवर्तन है, इसमें जितने भी वाष्पशील अशुद्धियां हैं यह वाष्प बन करके निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर वाष्पशील अशुद्धि, वाष्पशील अशुद्धि जैसे यहाँ पर आर्सेनिक है, एंटीमनी है आदि और भी हो सकते हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे यहाँ से वाष्पित हो जाएंगे, वाष्प बन करके, मैं समझने के तीर चिन्ह ऊपर कर दिया हूँ, इसका मतलब वाष्प बन करके वो निकल गए इसमें। ठीक है, और एक खास बात जो महत्वपूर्ण है, अयस्क जो है सरंध्र हो जाते हैं। ये चौथा पांचवी जो परिवर्तन है इसको अपन थोड़ा समझने का प्रयास करें। अयस्क सरंध्र हो जाते हैं, सरंध्र का मतलब थोड़े थोड़े छेद बन जाते हैं उसमें, जो कि आगे अपचयन की जब प्रक्रिया होगी तो उसके लिए क्या होते हैं वो सहयोग होते इसमें मिलता है। तो मुख्य परिवर्तन हो गए यहाँ पर भर्जन की प्रक्रिया में। तो भर्जन की प्रक्रिया खुली भट्टी में होगी, इसको अपन परावर्तनी भट्टी कहते हैं। और कितना गर्म करेंगे, इतना गर्म करें कि धातु जो है पिघल ना पाए, इसी प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। और मुख्यतः सल्फाइड अयस्क का ही होता है इसमें। आगे के जो पद हैं, तीसरा पद जिसको क्या कहते हैं अपन प्रगलन, सांद्रण हो चुका है, भर्जन हो चुका है, अब प्रगलन होगा इसमें। प्रगलन का सामान्य जो अर्थ है वह पिघलाना, गलाना, ठीक है ना। तो उसको भट्टी में लेकर क्या करते हैं अपन पिघलाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको गर्म करते हैं कि धातु क्या हो जाए पिघल जाए, और अंत में हमको यहाँ से धातु प्राप्त होंगे प्रगलन पद में। ठीक है, तो इसके लिए हम जो प्रयोग करेंगे वह वात्या भट्टी होगा। प्रगलन किस में करेंगे यहाँ पर, वात्या भट्टी में। और वात्या भट्टी किस प्रकार से होता है इसको अपन सही समझेंगे, और कौन कौन से परिवर्तन होगा इसके बारे में भी यहाँ पर हम समझेंगे। तो किसको लेंगे अपन, जो भर्जित हो चुका है, भर्जित अयस्क, इसको अपन एक लाइन थोड़ा समझने का प्रयास करें। प्रगलन पद में भर्जित अयस्क जिसका भर्जन हो चुका है, और इसमें कोक मिलाएंगे। ठीक है, भर्जित अयस्क है कोक, जो कि अपचायक का काम करता है। और एक हम लेंगे इसमें गालक, गालक के रूप में यहाँ पर मुख्यतः प्रयोग होगा चूने का पत्थर। इसको अपन कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इससे चूना बनेगा इसमें, और वह गालक का काम करेगा इसमें। हम यहाँ पर प्रगलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो प्रगलन के पद में क्या करेंगे, जो भर्जित अयस्क है उसको क्या करना है अपन को पिघलाना है इसमें। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखें, इसमें भर्जित अयस्क लेंगे, इसमें कोक मिलाएंगे अपचायक के रूप में,
और साथ ही साथ यहाँ पर गालक लेंगे। इस गालक में इसमें गलत लिख दिया मैं, इसमें ये गालक जो है अशुद्धि क्या है पहले देख लें। इसमें अशुद्धि के रूप में यहाँ पर आयरन के ऑक्साइड है। ये कैसा होता है, यहाँ पर ये क्षारीय होते हैं, ये अशुद्धि है। तो इसके लिए अपन अम्लीय गालक का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, इसको सुधार लेंगे। अम्लीय गालक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे अपन, सिलिका। ये जो गालक है चूने का पत्थर न लेकर क्या लिखेंगे अपन, सिलिका लेंगे। क्यों लेंगे, ये कैसा गालक है, यहाँ पर यह एक अम्लीय गालक है। अम्लीय गालक इसलिए ले रहे हैं अपन क्योंकि अशुद्धि कैसा है, क्षारीय इसमें, ठीक है। इसको सुधार लेंगे। अब इसको एक साथ अपन कहेंगे इतने को एक शब्द में, जिसमें कि भर्जित अयस्क भी हैं, अपचायक भी है और गालक भी हैं। इसको एक शब्द में हम कहते हैं चार्ज। इस धातु कर्म में एक शब्द है चार्ज, इसका नाम चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज किसे कहते हैं, भर्जित अयस्क या निस्तापित अयस्क जो भी होगा, और आगे अपचायक है और अगला क्या है यहाँ पर गालक है। तीनों को एक साथ धातु कर्म के पद में हम क्या बोलते हैं, उसको चार्ज के नाम से जानते हैं इसमें, ठीक है। अब इसी को हम वार्ता भट्ठी में लेंगे और किस प्रकार से वार्ता भट्ठी होती है, आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये वात्या भट्ठी का चित्र, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसको। ये जो है स्टील की बनी होती है और इसके अंदर का जो दीवार होती है वह अग्निसह ईंटों की बनी होती है। अंदर की दीवार, इसको इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। ये स्टील की बनी हुई है और इसके बाहरी भाग में पानी का जैकेट है ताकि अधिक गर्म न हो जाए वो, पानी का जैकेट। और अंदर की जो दीवार होती है इसमें अग्निसह ईंटों की बनी होती है। जो केवल चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं, इसमें अग्निसह ईंटें इनकी बनी होती है। और बाहरी भाग तो स्टील से बना हुआ है, अंदर में इस प्रकार से अग्निसह ईंट है। इसमें ऊपर तरफ मार्ग है जिसको इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। इसमें इसको अपन कहते हैं कप और कोन व्यवस्था। कप और कोन व्यवस्था। इससे हम जो चार्ज लेंगे वो चार्ज को यहाँ पर भरा जाएगा। जैसे हवा साइकिल के ट्यूब में जब हम हवा भरते हैं तो उसमें वाल ट्यूब रहता है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हवा ट्यूब के अंदर पहुँचता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें चार्ज को यहाँ पर इस प्रकार से लिख दें संकेत के रूप में, चार्ज भरने का स्थान। ये संक्षिप्त में इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जिसको अपन कप और कोन व्यवस्था कहते हैं। इसी में हमको कहीं बाहर से अंदर से ऐसे डालना है, इसको ऊपर से ऐसे नीचे गिराते जाना है इसमें। तो ये धीरे धीरे इस प्रकार से यहाँ पर ये गिरते जाएंगे। और इसमें और ख़ास बात है, ये बाद में जैसे वाल ट्यूब में हवा भरने के बाद में हवा बाहर नहीं आती, ठीक उसी प्रकार से यहाँ से ये अपने आप फिर से बंद हो जाते हैं वो।
केवल चार्ज को अंदर आने देती है लेकिन बाहर जाने नहीं देती, वो फिर से बंद हो जाती है, वो ऐसी व्यवस्था होती है। और ऊपर के भाग में, वात्या भट्टी के ऊपर भाग में इस प्रकार से छिद्र होते हैं जिसको व्यर्थ गैसों के लिए मार्ग है, व्यर्थ गैस यहीं से यहाँ से बाहर निकलेंगे ऊपर भाग में कोने में। इसमें हवा भेजने के लिए इस प्रकार से एक मार्ग होता है, जिसको यहाँ पर ट्यूयर कहते हैं, इसका अंग्रेजी नाम में है इसमें, इसको हिंदी में कहते हैं धोकनी। ट्यूयर इस प्रकार से इधर दाईं ओर भी रहते हैं इसमें। यहां से वायु को अंदर भेजा जाएगा, क्योंकि गर्म करना है तो बिना वायु के गर्म नहीं होगा, बुझ जाएगा वो तो, ठीक है ना। और नीचे वाले भाग में अब देखेंगे, इसमें नीचे वाले जो भाग होते हैं इसमें 2 छिद्र होते हैं इस प्रकार से। नीचे वाले भाग में जो 2 छिद्र हैं, इसमें जो ऊपर वाला भाग है, नीचे भाग का ऊपर भाग, ठीक है ना, जिसको चित्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं यहाँ पर, इसमें धातु मल के लिए छेद होते हैं। धातु मल जो बनेगा वह इस नीचे भाग के ऊपरी जो छिद्र है इसमें बाहर निकलेंगे, और सबसे नीचे वाले भाग में धातु जो है पिघल करके बाहर निकलेंगे। इसको अपन आगे समझते हैं इसमें किस प्रकार से क्रिया होंगी इसमें। और इसमें जो पदार्थ है इसमें अंदर में क्या भरा जाएगा, यहाँ पर चार्ज के रूप में, यहाँ पर जो पदार्थ भरे हैं चार्ज जिसको कहते हैं, यहाँ पर रहेगा। इस चार्ज में तीनों हैं, हमारा भर्जित अयस्क भी है, अपचायक भी है कोप, और गालक के रूप में क्या ले यहाँ पर सिलिका ले हैं। ये तीनों एक साथ उपस्थित हैं इसमें। आइए इसको समीकरण के आधार पर समझें कि किस प्रकार से इसमें रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो पहला देखिए, इसमें हमारे पास ऊपर वाले भाग को देखें अपन, भर्जन में क्या प्राप्त हुआ था पहले समझ लेंगे। भर्जन में क्या प्राप्त हुआ था अपन को, कॉपर के ऑक्साइड प्राप्त हुए थे और आयरन के ऑक्साइड, ठीक है, भर्जन से प्राप्त हुआ, क्योंकि भर्जित है उसी को ले रहे हैं अपन। और हम इसमें वायु के माध्यम से, ये वायु के लिए मार्ग है इस प्रकार से, ये वायु है, इसको अपन धोकनी कर रहे हैं, चित्र को धोकनी कर रहे हैं, इसमें हवा भरने की जगह है इसमें, ठीक है। तो हवा को जब भेजेंगे माने वो ऑक्सीजन को, तो कौन सी क्रिया होगी, यहां से देखेंगे अभी तक जो ऑक्साइड हैं और जो भर्जित अयस्क हैं, ठीक है ना, उसको हम थोड़ा विचार करें तो किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती हैं। पहला तो मैं यहाँ पर इसको आयरन के जो ऑक्साइड हैं इसको आप यहाँ पर समझेंगे, इसमें किस प्रकार से ऑक्साइड किस प्रकार से बदलते हैं। और यहाँ तक पर समझ लीजिए, हम जो लिए हैं उसको पहले लिखे हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा इस प्रकार समझाता हूँ। इसमें पहले हम क्या क्या उसमें भरे उसको देख लीजिए। भर्जित अयस्क में क्या है बताओ, कॉपर के भी ऑक्साइड हैं और आयरन के भी ऑक्साइड हैं, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ पर ये जो परिवर्तन होंगे, कॉपर के ऑक्साइड, अब थोड़ा ध्यान समझेंगे, अभी तक हम जो भर्जन किए हैं उसमें पूरे 100%, 100% पूरे के पूरे आयरन जो हैं ऑक्साइड के रूप में नहीं बदले हैं। अभी भी उसमें आयरन की सल्फाइड पाई जाती है। हम अभी जो कॉपर पायरेट की बात कर रहे हैं इसमें 100% आयरन के ऑक्साइड नहीं हैं, अधिकांश बदल चुके हैं लेकिन अभी भी सल्फाइड के रूप में उपस्थित हैं। तो आयरन का जो सल्फाइड है ये कहाँ से प्राप्त होगा, ध्यान समझेंगे। मैं यहाँ पर जो लिख रहा हूँ, अभी जो शेष है, अभी जो भर्जन किए थे उसमें कुछ मात्रा में बची हुई है, इसी से ही ये जब गर्म करेंगे तो वहाँ पर आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन दो है, इसमें अलग अलग हैं धातु हैं, ये कॉपर का ऑक्साइड है और ये आयरन का ऑक्साइड है। तो कॉपर की जो बंधुता होती है ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। यदि ऑक्सीजन भी सल्फर है तो ज़्यादा क्रिया किससे करता है, वो सल्फर से। इसी को मैं संक्षिप्त में कहा, कॉपर की बंधुता ऑक्सीजन की तुलना में सल्फर से ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर जो है किससे क्रिया करता है, वो सल्फर से।
तो क्या बनेगा यहाँ पर इस प्रकार से कॉपर के सल्फाइड बन जाएंगे, जिसका सूत्र होता है Cu2S। और दूसरा देखें, आयरन की बंधुता सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए वह आयरन के ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया यहाँ पर समीकरण की दृष्टि से। अब समीकरण थोड़ा सा बैलेंस कर लें अपन। ये 2 कॉपर हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गया, 2 से गुणा कर देंगे, और आयरन यहाँ पर अभी 2 है, इसको इस प्रकार से 2 से गुणा कर लें अपन, तो आयरन का क्या बनेगा यहाँ पर ऑक्साइड बन जाएंगे इसमें। सर एक मिनट, ये Cu2 है, मैं मिस्टेक कर दिया, ये Cu2 है ना, Cu2 लिखिए। जो लिए है उसी को पहले लिखना है अपन को। ये Cu2 है, इसको लिखा मैं FeO, अभी FeO तो बाकी है इसमें। ये कहाँ से प्राप्त हुआ, जो बचा हुआ है, तो ये कॉपर सल्फर से ज़्यादा क्रिया करते हैं, इसलिए कॉपर का सल्फाइड बनाया। अब आयरन की बंधुता सल्फर की तुलना में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसलिए क्या बनाया, वो आयरन के ऑक्साइड बनाए। अब समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। 2 कॉपर दाईं तरफ बाईं तरफ बराबर है, आयरन भी 1 है, और ऑक्सीजन भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, सल्फर भी इस प्रकार से दाईं ओर भी 1, बाईं ओर भी 1 है इसमें। ठीक है ना, ये कॉपर के ऑक्साइड हैं, इसको पर समझ लेंगे इसमें। ये Cu2 इसी को लिखना है। आगे देखें अपन, यहाँ पर जो आयरन के ऑक्साइड बन चुके हैं, देखो अब अधिकांश आयरन अब ऑक्साइड में बदल चुके हैं। अब इस प्रकार से ये जो है अशुद्धि हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुआ पर समझें। जो भर्जन में प्राप्त हुआ था आयरन का ऑक्साइड वो भी है, और अभी जो बचा था FeS वो भी बदल चुका है अधिकांश FeO में। ये दोनों को यहाँ पर लिखा है इसमें। ठीक है ना, भर्जन से जो प्राप्त हुआ और इस प्रगलन में भी अभी क्या बना है बताओ, आयरन के ऑक्साइड बन रहे हैं, ये दोनों हैं इसमें। और इसके लिए हम क्या मिलाए हैं अपन, गालक मिलाए हैं अशुद्धि को दूर करने के लिए। तो इसमें गालक कौन सा है यहाँ पर, SiO2 सिलिका, जो कि गालक के रूप में प्रयोग होते हैं। यह एक अम्लीय गालक है, क्योंकि यह क्षारीय अशुद्धि है। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसलिए यह आयरन का क्या बना लेगा, सिलिकेट बनाएगा, FeSiO3। इसको अपन अभी धातुमल कहते हैं, जिसको स्लेग कहते हैं अंग्रेजी में। धातुमल का मतलब है धातु में जो अशुद्धि है, मल का मतलब अशुद्धि, वो पिघल करके हट रहा है इसमें। ठीक है ना, और इस प्रकार से वह पृथक हो जाएगा। आगे देखेंगे अपन, आगे की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर जो कॉपर है अब किसमें बदल चुका है बताओ, अब सल्फाइड बन चुका है इसमें। पूरी तरह से ऑक्साइड नहीं बने इसमें। ठीक है ना, फिर से जो कॉपर ऑक्साइड बना था वो किसमें बदल चुका है, वो सल्फाइड में। अब यहाँ पर थोड़े से गौर करने की बात है इसमें, जितने भी आयरन के सल्फाइड अभी बचा था वो पूरे के पूरे 100% वो ऑक्साइड नहीं बना, अभी भी थोड़ी सी मात्रा में आयरन के सल्फाइड इसमें मौजूद है। ये चित्र में अब नहीं दिखेगा अपन को, समीकरण में नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा घटना होता है कि अभी भी जितना आयरन के सल्फाइड, अधिक से अधिक आयरन के सल्फाइड ऑक्साइड में बदल चुके हैं, लेकिन अभी भी उसमें आयरन के सल्फाइड कम मात्रा में उपस्थित है। ये तो कॉपर के सल्फाइड बन चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आयरन के सल्फाइड भी थोड़ी सी मात्रा में उपस्थित होती है। और ये जो है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है इसमें, थोड़ा देखें इसमें, ये धातुमल है। धातुमल इस प्रकार से जब ये पिघलेगा, ये सब जितना भी यहाँ पर पदार्थ लिए हैं ये धीरे धीरे पिघलते हुए इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर धातुमल चूँकि हल्का होता है इसलिए ऊपर तरफ, और यहाँ पर जो नीचे तरफ छिद्र है इसमें क्या बचेगा ध्यान समझेंगे। अभी तक क्या प्राप्त हो चुका है बताओ, यहाँ पर कॉपर के सल्फाइड। ठीक है ना, कॉपर के सल्फाइड। और क्या बचा हुआ है, ये जो FeS है पूरे 100% FeO में नहीं बदला है, अभी भी कुछ मात्रा में FeS मौजूद है, तो एक कम मात्रा में है, FeS भी उपस्थित है। लेकिन ये जो है अधिक में मात्रा में है और FeS की मात्रा कम है। दोनों को एक साथ कहते हैं मेट। क्या कहते हैं इसको, मेट कहते हैं। और यही जो मेट है इस नीचे वाले भाग में निकलता है इसमें। ये नीचे वाले छिद्र में आप लिख लेंगे इसमें मेट, इसके लिए मार्ग है इसमें। तो ये प्रक्रिया पूर्ण होता है इसमें प्रगलन में। एक नज़र थोड़ा सरसरी ढंग से देख लेते हैं।
अभी जो भर्जन में प्राप्त हुआ था कॉपर ऑक्साइड CO2O और क्या प्राप्त हुआ था FeO। इसमें अभी बची हुई थी मात्रा FeS, तो वही आपस में क्रिया कर लेते हैं गर्म करने पर और कॉपर का सल्फाइड बनता है आयरन के ऑक्साइड। तो अभी जो बना हुआ आयरन का ऑक्साइड और जो भर्जन से प्राप्त हुआ आयरन का ऑक्साइड यह अशुद्धि है। यह सिलिका गालक से क्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु मल बनाते हैं और धातु मल ऊपर में इस प्रकार से छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं। और क्या बच गया, अब कॉपर सल्फाइड के रूप में है और थोड़ी सी मात्रा में आयरन के सल्फाइड भी अभी भी उसमें मौजूद रहते हैं, तो उसको एक साथ क्या कहते हैं, अपन मेट कहते हैं इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। प्रगलन के बाद अगला जो पद होगा, यहाँ पर गौर करने बात है, इसमें आयरन की मात्रा अभी भी उपस्थित है, ये अशुद्धि के रूप में। सल्फर भी है और आयरन भी, दो अशुद्धि मुख्य है। हमको कॉपर प्राप्त करना है तो दो ठो अभी बाकी है, आयरन भी है और सल्फर भी, इसको हमको हटाना है इसमें। तो इसके लिए अपन अगला जो पद लेते हैं उसको कहते हैं अपन बेसेमरीकरण। चौथा पद बेसेमरीकरण। तो बेसेमरीकरण में क्या होते हैं, एक भट्ठी जैसा होता है, इसका नाम होता है बेसेमर परिवर्तक। एक नाशपाती के आकार का पात्र है, इसको कहते हैं अपन बेसेमर परिवर्तक। इसमें दो राड लगे होते हैं इस प्रकार से, और इसकी सहायता से हम, ये स्टैंड है इसका, ये पूरे उपकरण को हम एक साथ यदि कहेंगे बेसेमर परिवर्तक, स्टैंड के द्वारा कसा होता है बेसेमर परिवर्तक। अब इसमें क्या है, अंदर में यहां पर परत रहेगा अम्लीय गालक के, सिलिका, जो कि अम्लीय गालक होते हैं, इसका अस्तर लगा होता है, परत नीचे। क्यों? क्योंकि क्षारीय अशुद्धि अभी भी, ठीक है ना। और इसमें क्या करते हैं, ध्यान देखेंगे, इसमें इस प्रकार से एक नली है, इसको चाहे तो हम ऐसा बना सकते हैं, इसको थोड़ा दूर कर दें अभी समझने के लिए, इसको मैं थोड़ा दूर बना देता हूं। ये देखिए इधर से, यहाँ पर एक नली है, इसमें वायु भेजा जाएगा। वायु का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन से है, ठीक है, O2। और ये जो नली है, यहाँ से इसमें थोड़े थोड़े छेद हैं जहाँ पर ये हमारा बेसेमर परिवर्तक है, और इस प्रकार से अंदर में जाएगा। जैसे बांसुरी होता है, जब हवा फूंकते हैं तो हवा निकलती है, उसी प्रकार से इसके अंदर में यहाँ पर छेद हैं, तो वहाँ पर जो हवा है अंदर में पहुँचेगा इसमें। और इसके अंदर में क्या लिए हैं अपन, मेट को लिया हुआ है, पिघला हुआ जो मेट है इसको अंदर में लिया गया, इसमें पिघला हुआ मेट, ठीक है। और इसको अपन इस बेसेमर परिवर्तक को अपने मन इच्छानुसार, जहाँ पर यदि मेट को भरना होगा तो इस प्रकार से, जैसे सीमेंट भरने का देखें आप, सीमेंट को जब भरते हैं तो हम आसानी से उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में लाने के इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, सीमेंट भरने वाला जैसा होता है मिलाने वाला, ठीक उसी प्रकार से है। आइए इसमें आप समीकरण देखते हैं, अभिक्रिया। यहाँ पर जो दूसरा सिरा है, इसमें जो व्यर्थ गैस बनेंगे उसके लिए मार्ग है।
अभी तक हमको जो प्राप्त हुआ है मेट, उसका सूत्र पहले लिखते हैं अपन। मेट का सूत्र क्या है? मुख्य रूप से उसमें कॉपर के भी सल्फाइड हैं और आयरन के भी सल्फाइड हैं, ठीक है ना। और उस आयरन और कॉपर के सल्फाइड को हम फिर किससे क्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन, वायु से क्रिया हो रही है। तो वायु से किस प्रकार से क्रिया होंगे? वायु का सीधा मतलब किससे हो गया? ऑक्सीजन से। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर ऑक्सीजन की अधिकता है, इसीलिए सल्फर क्रिया करेगा ऑक्सीजन से, तो बन जाएगा यहाँ पर सल्फर का डाइऑक्साइड। और ये जो गैस है, इस प्रकार से जो व्यर्थ गैस लिखा हुआ है, इस मार्ग से बाहर निकलेंगे। अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, इसलिए कॉपर जो है किससे क्रिया करते हैं? और ऑक्सीजन से भी। तो कॉपर का बनेगा यहाँ से ऑक्साइड, जिसका सूत्र है Cu2। ये दोनों से क्रिया करा ऑक्सीजन, सल्फर से भी क्रिया किया और कॉपर से भी, ठीक है। आगे देखें अपन, ठीक इसी प्रकार से ये जो ऑक्सीजन है सल्फर से क्रिया कर रहा है, तो सल्फर के डाइऑक्साइड बनाएंगे। और यही ऑक्सीजन चूंकि अधिक मात्रा में है, इसलिए आयरन से भी क्रिया करेगा, तो आयरन के क्या बनेंगे? यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा। समीकरण को थोड़ा बैलेंस कर लें। देखिए ऊपर वाले समीकरण में 2 बाई में है, 3 दाई में है, तिर्यक गुणा कर दें अपन, 3 से गुणा कर दें। और इस प्रकार से 6 करना है, तो उसके लिए विषम जो ऑक्सीजन को सम कर लेते हैं अपन 2 से गुणा। और इस कॉपर कितना हो गया यहाँ पर? अब 4 हो गया इसमें दाईं ओर, तो उसके लिए यहाँ पर बाईं ओर भी 2 से गुणा कर लें। सल्फर की संख्या बाईं ओर 2 हो गया, दाईं ओर भी 2 कर लें। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ऑक्सीजन को भी बैलेंस करें सेम उसी प्रकार से। अब क्या हो गया यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो कॉपर के ऑक्साइड है Cu2O, यह बदल चुका है यहाँ पर। और अभी भी इसमें जो कॉपर है, देखिए यहाँ पर ये पूरे के पूरे 100% Cu2S नहीं बदल रहा है। अभी अधिकांश जिसमें हवा पहुंच रहा है वहां तक जो कॉपर सल्फाइड थे वो ऑक्साइड नहीं बदला, और जहां पर हवा नहीं पहुंचा वहां पर अभी वो कॉपर के सल्फाइड के रूप में ही है मेट में। इसीलिए यहाँ पर जो बची हुई Cu2S है, ये बदला हुआ Cu2O और जो बची हुई एक साथ दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? क्रिया कर ले रहे हैं। तो क्या बनेगा? सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके बनाएंगे सल्फर के ऑक्साइड, और यहाँ पर बच जाएगा केवल कॉपर। इस प्रकार से ये कॉपर प्राप्त होते हैं। समीकरण थोड़ा बैलेंस कर लें। दाईं ओर 2 ऑक्सीजन है, बाईं ओर 1 है, 2 से गुणा कर दें। कॉपर की मात्रा 2 दूनी 4 और 2 6 हो गया, दाईं ओर भी 6 से गुणा कर दें। सल्फर एक ही है, बराबर है। अब यहाँ से तांबा प्राप्त हो रहा है, ये तांबा है, और इसको बोलते हैं अपन फफोलेदार तांबा। इसमें तांबा की मात्रा होती है करीबन 98%, ठीक है। 98% मात्रा होती है। हम इस तांबे को क्या बोलते हैं? अपन फफोलेदार तांबा कहते हैं। यानी कि इस बेशमर परिवर्तक में जो तांबा प्राप्त हो रहा है, ये तांबा भी यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो पहले पिघला हुआ है, और वहाँ से जब धीरे धीरे ठंडा होगा तो यहाँ जो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रुप बन रहे हैं वहाँ से बुलबुला बना करके बाहर निकलते रहते हैं, ठीक है। और जब बुलबुला बनाकर बाहर निकलते हैं तो तांबा में छेद हो जाते हैं, सरंध्र हो जाता है। इसी इसको क्या बोलते हैं? अपन फफोलेदार तांबा कहते हैं। और इस प्रकार से हमको यहाँ पर फफोलेदार तांबा प्राप्त हुआ। अब अगले कालखंड में हम इनके जो शोधन हैं, अभी भी इसमें अशुद्धियाँ उपस्थित हैं, हम इसको आगे किस प्रकार शोधन करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।